नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर ठन गई है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान झुक गया है, वहीं ईरान का कहना है कि ट्रंप सपने देख रहे हैं, हम उनके साथ कोई डील नहीं कर रहे। अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या जंग, जल्दी ही इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे ट्रंप का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान हमारी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दूत बनकर तेहरान पहुंचे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह दिया है कि अमेरिका से कोई डील नहीं होगी। ईरान ने ट्रंप के दावों को फिर से खारिज करते हुए कहा कि परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करेगा ईरान, भले ही फिर शुरू हो जाए जंग। और इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। लेबनान और इजरायल के बीच 10 दिन का सीज फायर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ऐलान। इजरायल के विपक्षी नेता ने की युद्ध विराम की निंदा, हिजबुल्लाह ने भी दी चेतावनी। यूएनएससी में दोहरे दर्जे की सदस्यता मंजूर नहीं, भारत ने स्थायी सीट और वीटो पर ठोका दावा, चीन और पाकिस्तान का विरोध। भारत की रिपोर्ट से लीक हो गई अमेरिका और इंडोनेशिया की सीक्रेट एयर स्पेस डील, बवाल के बाद हटना पड़ा पीछे, अमेरिका को अब नहीं मिलेगा एयर स्पेस पर कंट्रोल। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया की सबसे महंगी बारिश, सौरमंडल के 2 ग्रहों पर आसमान से टपकते हैं असली हीरे। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप प्रशासन को झटका, प्रतिनिधि सभा ने पारित किया हैती प्रवासियों की सुरक्षा से जुड़ा बिल, इन प्रवासियों के खिलाफ जारी एक्शन पर लगेगी रोक। अमेरिका ने सैन्य आक्रामकता दिखाई तो लड़ाई लड़ेगा देश, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल की अमेरिका को 2 टूक, राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा पर कब्जे के दिए हैं संकेत। हमास को करो बैन, फलस्तीनी गुट के खिलाफ भारत से इजरायल की मांग, आतंकी गुट लश्कर ए तैयबा से कनेक्शन का दावा। कनाडा में बड़े पैमाने पर डिपोटेशन की तैयारी, खालिस्तानी समर्थकों पर भी लटकी तलवार, सरकार ने शरणार्थियों और अस्थायी रूप से रह रहे लोगों को जारी किया नोटिस। तो एक तरफ अमेरिका और ईरान को दोबारा बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिशें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान जंग खत्म होने के नजदीक है, लेकिन ईरान ने उनके सभी दावों की पोल खोल दी है और चेतावनी दी है कि वो सपने न देखे। दरअसल ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सेना को सबसे ताकतवर बताया और कहा, I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का अगला दौर इसी वीकेंड हो सकता है। तेहरान अब पहले से ज्यादा लचीला है, वे हमें न्यूक्लियर डस्ट वापस देने पर राजी हो गए हैं। इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि हम कोई समझौता कर लेंगे। अगर ये डील हो जाती है तो तेल मुफ्त मिलेगा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहेगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर इस्लामाबाद में समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं तो मैं पाकिस्तान जा सकता हूं। जिस तरह ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान लगभग हर बात पर सहमत हो गया है, यहां तक कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम भी अमेरिका को देने को तैयार हो गया है, उनकी बातों पर भरोसा करना पहले ही मुश्किल नजर आ रहा था और ईरान ने भी बिना देर किए उनके सभी दावों की हवा निकाल दी। ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावे को गलत बताते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर ट्रंप के बयान का वीडियो साझा करते हुए कहा कि ऊंट कपास के बीज का सपना देखता है, कभी उसे निगलता है तो कभी दाना दाना खाता है। फारसी की इस कहावत का मतलब है कि वो ऐसी उम्मीदें पाल रहा है जिनका जमीन पर कोई ठोस आधार नहीं है। यही नहीं, ईरान ने दुनिया पर भी परमाणु मुद्दे को लेकर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक्सपोस्ट में कहा कि एक शासन के लिए परमाणु हथियार, लेकिन एक पूरे राष्ट्र के लिए शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की वजह से उसके खिलाफ जंग। ईरान, इराक और सीरिया में वैज्ञानिकों की जान ली गई, मिनाब में बच्चों की जान लेना, क्या दुनिया के कुछ नेताओं की मानवीय अंतरात्मा मर चुकी है? पिछले साल UNGA में मैंने इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और मानवीय अंतरात्मा के गोल्डन रूल पर लौटने का आग्रह किया था कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करें जैसा आप अपने साथ नहीं चाहते। एक तरह से ईरान ने पूरी दुनिया को आईना दिखाया है कि अमेरिका कर क्या रहा है।
पिज़ेशकियान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब फ्रांस और ब्रिटेन लगभग 40 देशों की एक बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। यह बैठक हॉर्मुज में नाकेबंदी और उससे दुनिया में तेल और सप्लाई पर पड़ रहे असर को लेकर होगी। फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वोथखां का कहना है कि बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों के पास बारूदी सुरंगों को हटाने की क्षमता है। यानी हॉर्मुज की नाकेबंदी खुलवाने के लिए फ्रांस जैसे देशों ने अमेरिका से हटकर अपना नया संगठन बनाना शुरू कर दिया है। इस बीच पोप लियो ने युद्धों पर खर्च और वैश्विक नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दुनिया कुछ तानाशाहों की वजह से तबाह हो रही है और अरबों डॉलर युद्ध पर खर्च किए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा और इलाज जैसे जरूरी क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है। युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे ठीक करने में लंबा समय लगता है। साफ है, पोप लियो का निशाना अमेरिका पर था। बहरहाल अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाएगा? क्या पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी डेलीगेशन ईरान से सीधा वॉशिंगटन न जाकर इस्लामाबाद लौट गया, उसके बाद इस बैठक को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे लेबनान में हुए युद्ध विराम की। तो आखिरकार ईरान की शर्तों के आगे अमेरिका झुकने पर मजबूर नजर आ रहा है। ईरान ने पश्चिम एशिया में स्थायी युद्ध विराम के लिए लेबनान में भी शांति समझौते की मांग की है और अब उसकी मांग पूरी होती भी नजर आ रही है, क्योंकि लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिनों का युद्ध विराम हो गया है और इसकी घोषणा भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की है। उन्होंने कहा कि इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, जिसका मकसद क्षेत्र में तनाव कम करना है। ये लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद हुआ है। लेबनान के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है। अच्छी चीजें हो रही हैं। दरअसल ईरान जंग के बीच इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ दूसरे मोर्चे पर भी जंग शुरू कर दी थी और लगभग 1 महीने से जारी इस जंग में उसने लेबनान के एक बड़े इलाके पर कब्जा भी जमा लिया। उसके हमलों में अब तक 2196 लेबनानियों की जान भी जा चुकी है। इजराइल के इन क्रूर हमलों के खिलाफ तमाम देशों ने आवाज उठाई, लेबनान में जंग रोकने की मांग की और आखिरकार ट्रंप ने मजबूरन दोनों पक्षों के बीच आमने सामने बातचीत का ऐलान किया। दशकों बाद वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल ने पहली बार सीधी राजनयिक वार्ता की और अब जब युद्ध विराम का ऐलान हो गया है तो इस क्षेत्र में शांति की उम्मीद जताई जा रही है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, संयुक्त राष्ट्र, इन सब से लेकर कतर जैसे देशों तक कई पक्षों ने इस युद्ध विराम का स्वागत किया है। लेकिन इस संघर्ष विराम को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये वाकई टिक पाएगा। लेबनानी सेना ने आरोप लगाया है कि इजराइल के साथ हुए सीजफायर समझौते का कई बार उल्लंघन हो चुका है, यानी जमीनी हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के एक बयान ने भी इस सीजफायर पर संशय बढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर का सिक्योरिटी जोन बना रहेगा, जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल फिलहाल लेबनान से अपनी सैन्य मौजूदगी खत्म करने के मूड में नहीं है। जिसके बाद हिजबुल्लाह ने भी एक बयान में कहा कि कोई भी युद्ध विराम पूरे लेबनान क्षेत्र में लागू होना चाहिए। इजरायली दुश्मन को किसी भी तरह की आवाजाही की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। हमारी जमीन पर इजरायली कब्जा लेबनान और उसके लोगों को उसका विरोध करने का अधिकार देता है। यह मामला आगे की घटनाओं के आधार पर तय होगा। हिजबुल्लाह के इस बयान से दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी साफ नजर आती है। लेबनानियों को इजरायल के इरादों पर भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि इजरायल को इस युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा युद्ध विराम समझौते में अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जारी किए गए संयुक्त बयान में इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का जिक्र है, जिसका मतलब है कि इजरायल किसी भी वक्त कहीं भी हमला कर सकता है जहां उसे सुरक्षा का खतरा महसूस होता है। यही वजह है कि यह संघर्ष विराम बहुत नाजुक माना जा रहा है, खासतौर पर जिस तरह इजरायल के अंदर इस डील पर निराशा दिखाई दे रही है, उसे लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है। इजरायली विपक्षी नेता यायर लैपिड ने युद्ध विराम की निंदा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि यह पहली बार नहीं है कि इस सरकार के सभी वादे हकीकत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेबनान में टकराव का अंत केवल एक ही तरीके से हो सकता है, उत्तरी बस्तियों पर मंडरा रहे खतरे को पूरी तरह से खत्म करना। इस सरकार में ऐसा नहीं होगा, हम इसे अगली सरकार में करेंगे। लिपिड के बयान से साफ है कि यह कोई अंतिम समझौता नहीं है। इजरायल आगे भी हमला कर सकता है। बहरहाल अब यह समझौता आखिर कब तक टिका रहता है और ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत पर इसका क्या असर पड़ता है, यह देखना होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधार की।
तो वैसे तो जिस तरह से ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद यूएनएससी ही सवालों में है कि क्या कोई ताकतवर देश सुरक्षा परिषद को किनारे रखकर किसी पर भी हमला कर सकता है। क्योंकि यूएनएससी की स्थापना ही दुनिया को जंग से बचाने के लिए हुई थी, लेकिन उसे कुछ देशों ने बंधक बना लिया है और इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का है। और यही कारण है कि यूएनएससी में सुधार को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, खासतौर पर उसकी स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर। भारत ने भी साफ कह दिया है कि वो यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के 2 सिस्टम का विरोध करता है। उसकी तरफ से G4 समूह के एक ऐसे समझौता प्रस्ताव का समर्थन किया गया है जिसमें नए स्थायी सदस्यों के लिए वीटो अधिकार की मांग की गई है। इसे जरूर माना जा सकता है कि स्थायी सदस्यता पर फैसला अभी हो जाए और वीटो पावर को 15 साल के लिए टाल दिया जाए और 15 साल बाद नए स्थायी सदस्यों को यह अपने आप मिल जाए। बिना वीटो पावर के नए G4 समूह में ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान का गठबंधन शामिल है, जो 2005 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्य टारगेट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाना है। यूएनएससी में सुधारों पर अंतर सरकारी वार्ताओं यानी आईजीएन में बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद में असली सुधार के लिए वीटो अधिकारों के साथ स्थायी सदस्यों की श्रेणी का विस्तार करना बहुत जरूरी है। इस मुद्दे का हल करना बेहद जरूरी है जिससे लंबे समय से चले आ रहे असंतुलन को ठीक किया जा सके। भारत ने उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया जिनमें वीटो अधिकारों के बिना स्थायी सदस्यों की एक नई श्रेणी बनाने का सुझाव दिया गया था और इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी कि ऐसा कोई भी कदम वार्ताओं को और जटिल बना देगा और असमानता को संस्थागत रूप दे देगा। दरअसल चीन और पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान के विरोध का कारण सभी को पता है कि वो भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। वहीं चीन के विरोध का कारण भी क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन G4 में शामिल जापान और भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहा है। लेकिन ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की स्थायी सदस्यता से उसे कोई परेशानी नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में भारत को लेकर चीन का रुख जरूर कुछ नरम पड़ा है, लेकिन अभी भी भारत के लिए यूएनएससी की स्थायी सदस्यता हासिल कर पाना आसान नहीं है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बैकफुट पर आए इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। उसने अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है और इसके पीछे भारत का हाथ माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच एक गुप्त रक्षा समझौता हुआ था जिसके तहत अमेरिका का फाइटर जेट बिना किसी इजाजत के आसानी से इंडोनेशिया के एयर स्पेस में उड़ सकता है और लैंड भी कर सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा था कि इस डील से अमेरिका अपने मतलब के हिसाब से इंडोनेशिया का इस्तेमाल कर सकता है और इसके जरिए अमेरिका चीन की घेराबंदी की फिराक में था। लेकिन यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान पर पानी फिर गया है। इंडोनेशिया में इस समझौते का भारी विरोध हुआ। इंडोनेशिया के ही विदेश मंत्रालय ने कई सवाल खड़े कर दिए। इस डील को अमेरिका के सामने सरकार का सरेंडर बता दिया, जिसके चलते इस योजना को स्थगित करना पड़ा। और अब समझौते पर हस्ताक्षर होने से ठीक एक दिन पहले एक भारतीय मीडिया ने एक गुप्त योजना से संबंधित गोपनीय दस्तावेज लीक कर दिए। इस लीक के बाद इंडोनेशिया में भारी हंगामा हुआ और आखिरकार इस प्रावधान को फाइनल डील से बाहर कर दिया गया। बता दें कि इसका असली मकसद सिर्फ उड़ान भरना नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक इलाके मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखना था। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 30% तेल और 40% व्यापार होकर गुजरता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी ने वैश्विक तेल आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इंडोनेशिया में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। वहां के सांसदों ने सवाल उठाया कि किसी विदेशी सेना को देश के एयर स्पेस में इतनी बड़ी छूट आखिर कैसे दी जा सकती है। नेताओं ने साफ कहा कि ऐसा कोई भी फैसला संसद की मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकता, जिसके बाद इंडोनेशिया की सरकार को तुरंत सफाई देनी पड़ी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जो डील साइन हुई है उसमें अमेरिकी विमानों को ओवरफ्लाइट एक्सेस देने की बात शामिल ही नहीं है। यानी असली डील तो हुई, लेकिन उसका सबसे अहम और सबसे विवादित हिस्सा बाहर कर दिया गया, जिसके बाद साफ हो गया है कि अमेरिकी जेट विमानों को हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने की इजाजत देने का प्रावधान इस समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी देखा जाए तो इंडियन मीडिया ने अमेरिका का खेल बिगाड़ दिया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे हीरे यानी डायमंड्स की बारिश की। तो बारिश का नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी तस्वीर उभरती है? जाहिर है आसमान से पानी बरसने की ही तस्वीर सामने आएगी। लेकिन क्या आप मानेंगे कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जहां बारिश का मतलब पानी वाली बारिश नहीं होती, बल्कि कुछ और ही होता है?
जी हाँ, हमारे सौर मंडल के दो ग्रहों नेपच्यून और यूरेनस पर हीरों की बारिश होती है। जिस हीरे को खरीदने के लिए हमें अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ इन ग्रहों में इनका अकूत भंडार मौजूद है। तो आइए जरा इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इन ग्रहों के वातावरण में मीथेन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में है। मीथेन वही गैस है जिसमें कार्बन छिपा होता है, जैसे कोयले में होता है। नेपच्यून और यूरेनस पर हवा का दबाव पृथ्वी के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा है और अंदरूनी तापमान भी बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी प्रेशर कुकर में बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव बन जाए। जब मीथेन गैस ग्रह की गहराई में जाती है तो भयानक गर्मी और दबाव के कारण मीथेन से कार्बन अलग हो जाता है और यही कार्बन दब दब कर सख्त हो जाता है और हीरा बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ ओले गिरते हैं, वैसे ही वहां कार्बन के ये टुकड़े हीरों की शक्ल लेकर ग्रह के केंद्र की तरफ गिरने लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हीरे काफी बड़े और असली होते हैं। वैज्ञानिकों ने धरती पर लैब में लेजर किरणों की मदद से ठीक वैसी ही स्थिति पैदा की और छोटे छोटे हीरे बनाकर भी देखे। लेकिन फिलहाल नेपच्यून और यूरेनस से हीरों को लेकर आना मुमकिन नहीं है और इसकी दो बड़ी वजहें हैं, जिसमें पहली है दूरी। तो ये ग्रह हमसे अरबों किलोमीटर दूर है, वहां तक जाने में ही कई साल लग जाएंगे। और दूसरी वजह है खतरनाक मौसम। वहां की ठंड हड्डियों को जमा देने वाली है और हवा का दबाव इतना है कि कोई भी रॉकेट वहां पहुंचते ही किसी खाली डिब्बे की तरह पिचक जाएगा। तो फिलहाल हम इन हीरों को ला तो नहीं सकते, लेकिन इनके बारे में बात कर हैरानी तो बेशक होती है। तो जब कभी भी आप हीरों को देखें तो आप याद कीजिएगा कि कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जहां इनकी बारिश होती है। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।